हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे और वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वहां पे हम लोगों ने पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की। फिर हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट की स्टडी स्टार्ट किया और वहां पे हम लोगों ने देखा कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी, और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में मैंने आपको बताया कि ये नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके एक साइड से दूसरे साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है दूसरी कैटेगरी का, उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, या फिर हम कहें कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनको लिपिड बाइलेयर अपने अंदर से होकर के इजीली क्रॉस नहीं होने देती। ठीक है, तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन अगर हम कहें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, तो या तो बहुत स्लो होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए वहां पे स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस तरह के ट्रांसपोर्ट को मीडिएट करती हैं, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी जो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है along द ग्रेडियंट, along द ग्रेडियंट। ठीक, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन में भी मैंने आपको बताया था कि वहां पे भी सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था, along द ग्रेडियंट, मतलब डाउन हिल टू इट्स, इसका मतलब ये होता है डाउन हिल टू कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उन मॉलिक्यूल के लिए जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट उन मॉलिक्यूल के लिए या उन आयंस के लिए जिनके ऊपर चार्ज होता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और केमिकल ग्रेडियंट दोनों के अकॉर्डिंग डाउन हिल ट्रांसपोर्टेशन होता है। डाउन हिल का मतलब आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि फ्रॉम हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में हमेशा अलोंग द ग्रेडियंट डिफ्यूजन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसीलिए यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से कैसे अलग है। ठीक, मैंने आपको बताया था जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो नॉन सिलेक्टिव होता है, नॉन सिलेक्टिव। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन सिलेक्टिवली आसानी से डिफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्यूट का वो सिलेक्टिव होता है। यहाँ पे सॉल्यूट को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्टिव क्यों होता है, मैंने कहा यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के सॉल्यूट्स को सिलेक्ट करती हैं, मतलब एक तरह की प्रोटीन एक पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूट को सिलेक्ट करेगी और उसी के ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन स्पेसिफिसिटी नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, और वो स्पेसिफिसिटी कैसे है ये भी अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैंने आपको बताया मीडिएटेड बाय प्रोटीन, सिलेक्टिव नेचर का होगा, अलोंग द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन होगा और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के दौरान जो वहां पे प्रोटीन्स होती हैं वो किस तरह से इस ट्रांसपोर्ट को मीडिएट करती हैं। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मैंने आपको बताया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू उन मॉलिक्यूल्स का पैसिव ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जो कि या तो पोलर नेचर के हैं, ठीक है, या तो पोलर नेचर के हैं या फिर उन पे चार्ज है,
पोलर नेचर के हैं या फिर उन पे चार्ज है या फिर वो दोनों है, पोलर भी है और चार्ज भी है, ठीक है। तो पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ठीक। और मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका जो इंटीरियर पोर्शन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। जो इंटीरियर पोर्शन होता है, यहाँ फिर से मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, तो ये जो इंटीरियर पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने इस इंटीरियर से क्रॉस नहीं होने देती है, या फिर अगर क्रॉस होता भी है तो बहुत स्लो रेट से होता है। तो किस तरह से ये प्रोटीन्स ऐसा क्या करती हैं कि उन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन को इजीली ये प्रमोट कर पाती हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि जो पोलर या चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं। उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां पे स्पेसिफिक टाइप की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। तो किस तरह से ये प्रोटीन्स उस हाइड्रोफोबिक बैरियर को क्रॉस करा के मेम्ब्रेन के अक्रॉस उन सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्टेशन मीडिएट करती है, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए एक पोलर मॉलिक्यूल है और उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। सपोज दैट कि ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसकी लिपिड बाइलेयर मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर फेस है, सेल के बाहर का रीजन जिसको हम ईसीएम दिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और अंदर की तरफ ये साइटोसॉल है, यहाँ पे हमने साइटोसॉल किया है, ठीक। सपोज दैट एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसको मेम्ब्रेन के ईसीएम, जिसको सेल के ईसीएम से सेल के साइटोसॉल की तरफ आना है, ठीक है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल है या फिर एक चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब अगर पोलर मॉलिक्यूल एक्वस इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि सेल के बाहर और सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्वस इन्वायरमेंट होता है, मतलब वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर ये पोलर मॉलिक्यूल एक्वस एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस पोलर मॉलिक्यूल्स में जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावनाएं होंगी वहां वहां से ये मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये वाटर की एक पूरी सेल है जिसको हाइड्रेशन सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे मॉलिक्यूल का एक हाइड्रेशन सेल होगा, ठीक। तो अगर इस मॉलिक्यूल को लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके एक साइड से दूसरी साइड पे आना है तो सबसे पहली शर्त ये होगी कि ये मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ का जो वाटर के साथ इंटरेक्शन है उससे फ्री हो जाए। मतलब वाटर का जो यहाँ से इंटरेक्शन है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबसे पहले वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटे, ठीक है। तो मतलब इस हाइड्रेशन सेल को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर एक बार हाइड्रेशन सेल खत्म हो जाती है तो ये मॉलिक्यूल धीरे से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अगर ये हाइड्रेशन सेल यहाँ से निकल जाए तो, ठीक, ये हाइड्रेशन सेल यहाँ से रिलीज हो जाए तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से अंदर की तरफ आ सकता है। और जैसे ही अंदर आएगा तो अंदर का एनवायरनमेंट फिर से एक्वस है तो वो फिर से वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस मॉलिक्यूल को अगर यहाँ से क्रॉस करना है तो सबसे पहले अगर यहाँ से वाटर की सेल हटानी है तो वहां पे इस मॉलिक्यूल को सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए पहले एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मतलब ये इंटरगोनिक रिएक्शन होगा, ठीक है। और सेल्स कभी भी, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि सेल्स इंटरगोनिक रिएक्शंस को यूं ही प्रमोट नहीं करती हैं क्योंकि इस मॉलिक्यूल को दूसरे तरीके से भी अंदर लाया जा सकता है, इसीलिए वो यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये इंटरगोनिक रिएक्शन है, इसीलिए थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल हो जाती है, ठीक। तो नॉर्मली ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से यहाँ पे क्रॉस होके नहीं आ पाता, ठीक। अगर आना चाहेगा तो सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए सेल इस रिएक्शन को प्रमोट नहीं करती, ठीक। अगर हम बात करें कि इस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है जहां पे एक कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर एक आयन चैनल प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से हटाएगी, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ से हटेंगे वैसे ही ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी, इस कैरियर प्रोटीन में जो भी इस मॉलिक्यूल की बाइंडिंग साइट होगी वो क्या करेगी, इस मॉलिक्यूल के साथ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे बाइंडिंग साइट होंगी इस मॉलिक्यूल की, ये क्या करेंगी, इस मॉलिक्यूल के साथ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन बना लेंगी, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के थ्रू
नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव भी हो गया। ठीक है, और जो बाइंडिंग साइट्स थी वहां पे मॉलिक्यूल्स के पास वाटर के साथ जो बाइंडिंग साइट्स थी, वो बाइंडिंग साइट्स कहां पे आके एंगेज हो गई, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन करने में, किसके साथ, इस कैरियर मॉलिक्यूल की जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है वहां के साथ। ठीक है, अब सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड कर गया। ठीक है, अब बाइंड कर गया तो आसानी के साथ यहां से निकल जाएगा। ठीक, एक बात तो ये हो गई। अब ये आसानी के साथ यहां से निकल क्यों पा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे मेम्ब्रेन की हाइड्रोफोबिक सेल है, जो हाइड्रोफोबिक कोर है, उसको कवर किए हुए है प्रोटीन का ये रीजन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, वो क्या किए हुए हैं, इस हाइड्रोफोबिक रीजन को कवर किए हुए हैं, इस हाइड्रोफोबिक रीजन को कवर किए हुए हैं, और अंदर अंदर में क्या कर रहा है, एक हाइड्रोफिलिक पासेज बना रहा है। ठीक है, इस प्रोटीन में क्या होगा, इस प्रोटीन में जो भी प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगी पासेज साइट में, जो भी प्रोटीन चैनल बनाने में, जो भी एमिनो एसिड चैनल बनाने वाले रीजन में प्रेजेंट होंगी, वो सारी की सारी कैसी होंगी, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगी, हाइड्रोफिलिक साइड चेन वाली, हाइड्रोफिलिक साइड चेन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और जो अमीनो एसिड्स यहाँ पे हाइड्रोफोबिक कोर को कवर कर रही हैं, हाइड्रोफोबिक कोर को कवर कर रही हैं, इस जगह पे जितनी भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगी, ये सारी की सारी कैसी होंगी, हाइड्रोफोबिक साइड चेन वाली होंगी, हाइड्रोफिलिक साइड चेन वाली होंगी, और ये सारी सारी कैसी होंगी, हाइड्रोफोबिक साइड चेन वाली। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक रीजन से इंटरेक्ट कर जाएंगी, और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो होंगी वो बीच में रहेंगी, और वही हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड क्या करेंगी, इस पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पे इसको बाहर से अंदर की तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक कोर को कवर करने का काम भी करती हैं ये, और यहाँ पे जब इसकी वाटर की शेल को रिमूव करना है तो वाटर की शेल को आसानी के साथ रिमूव कर देगी, और रिमूव करने के बाद जो भी बाइंडिंग साइट्स हैं उनको तुरंत इंगेज कर लेगी अपने सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के साथ। ठीक है, तो ये बाइंडिंग साइट सारी इंगेज हो जाती है, जिससे दोबारा ये वाटर के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाता है। ठीक, फिर अंदर जैसे ही आते हैं फिर वापस से वाटर के साथ बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे शेल को पूरी तरह से रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी बाइंडिंग साइट्स हैं उनके साथ में जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, जो सॉलिड बाइंडिंग साइट है कैरियर प्रोटीन की, वो बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, वो आसानी से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को मेडिएट कर पाती हैं। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को मेडिएट करने वाली प्रोटीन्स हैं वो कितने तरह की होती हैं, जरा हम इस पे एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने कहा कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो मेडिएटेड पैसिव डिफ्यूजन होता है। ठीक है, मेडिएटेड होता है। ठीक, मेडिएटेड का मतलब किसी प्रोटीन के थ्रू मेडिएटेड होगा। तो यहाँ पे दो तरीके की प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, एक को हम लोग कहते हैं कैरियर्स, और दूसरी होती हैं चैनल्स। ठीक है, कैरियर्स को हम लोग ट्रांसपोर्टर्स या फिर परमिएजेज भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स या फिर इसी को हम लोग कहते हैं परमिएजेज। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो तरीके की प्रोटीन्स होती हैं। ठीक, एक चीज यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात है कि जो भी प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, इनमें से कोई भी एंजाइमेटिक नेचर की नहीं होती, इनके पास एंजाइमेटिक नेचर नहीं होता। मतलब दीज प्रोटीन्स हैव नो एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक, एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करना। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रेट को इंक्रीज कर दे रही हैं। ठीक, अगर नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करें तो वो रिलेटिवली स्लो होता है। ठीक है, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी भी हाई होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ट्रांसपोर्टेशन की वो लो होती है, और ट्रांसपोर्ट का जो रेट होता है वो बहुत हाई होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेशन के रेट को बढ़ा देती हैं। ठीक है, अगर हम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करें तो वहां पे भी रिएक्शन का रेट तो बढ़ जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, ये मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है, यहाँ पे एंजाइम आया। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टिंग जो रिएक्शन के बाद जो हमको मिलता है प्रोडक्ट, उसका जो केमिकल नेचर होता है इस सबस्ट्रेट के केमिकल नेचर से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें इस कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की, तो स्पीड तो ये भी बढ़ा रहा है, लेकिन जिस सॉल्यूट को ये मेम्ब्रेन, जो सॉल्यूट मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे होगा
और वही सेम सोल्यूट हमको जो है मेम्ब्रेन के इनसाइड में भी मिलेगा। मतलब ये क्या करता है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के रेट को बढ़ा देता है, ट्रांसपोर्टेशन जल्दी जल्दी कराता है, ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज कर देता है, लेकिन सोल्यूट का जो केमिकल नेचर है वो जैसा आउटसाइड पे था वैसा ही इनसाइड पे रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इनके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, ये एंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, तो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में दो तरह की प्रोटीन हो सकती है, कैरियर और चैनल, और इन दोनों के पास ही कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं। ठीक है, कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का सीधा सीधा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, होता क्या है, जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं उनके पास स्पेसिफिक सॉल्यूट बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वो स्पेसिफिक सॉल्यूट्स को रिकॉग्नाइज करके उनको बाइंड करती हैं। ठीक है, तो बाइंड कैसे करती हैं, वहां पे जो सॉल्यूट बाइंडिंग साइट्स होती है वहां पे क्या होता है, वो सॉल्यूट से नॉन कोवैलेंटली इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, बाइंड्स टू स्पेसिफिक सॉल्यूट्स, स्पेसिफिक solutes via non-covalent interaction, non-covalent interaction, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू ये सबसे पहले सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाती हैं। ठीक है, जैसे ही यहां से सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो क्या होता है, ये अपना कन्फॉर्मेशन चेंज करती हैं, इनमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब ये होता है कि अगर ये सॉल्यूट बाइंडिंग साइट्स अभी आउटसाइड की तरफ खुली है तो जैसे ही यहां से सॉल्यूट बाइंड करेगा ये अपना कन्फॉर्मेशन चेंज करके घूम जाएंगी इनसाइड की तरफ। जैसे ही बाइंड होगा, बाइंड होते ही क्या होगा, इनमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, और क्या करेंगी, ये सॉल्यूट को आउटसाइड से इनसाइड की तरफ पहुंचा देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में वो ये करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा होगा तो ये इनकी जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स है वो अंदर की तरफ जो भी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होंगी वहां से नॉन कोवैलेंटली इंटरेक्ट करेगा, कंफर्मेशन चेंज होगा और ये सॉल्यूट को क्या करेंगे, आउटसाइड पे, सेल के आउटसाइड पे पहुंचाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे जो सॉल्यूट का रिकॉग्निशन होता है, ये जो कैरियर्स होते हैं ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक, ये स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि ये मॉलिक्यूल के केमिकल स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं, मॉलिक्यूल के केमिकल स्ट्रक्चर को। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिलेक्टिविटी जो है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। अगर सिमिलर स्ट्रक्चर वाला एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी वहां पे आता है तो हो सकता है ये कैरियर्स उनको भी रिकॉग्नाइज करके उनका भी ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट करे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करते हैं और उनके ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और अगर इनके काइनेटिक्स की बात करें तो अगर इनके रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमाइन करने जाएं तो ये फॉलो करते हैं, सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर हम काइनेटिक्स की बात करें, इनके रिएक्शन की, इनके ट्रांसपोर्टेशन के काइनेटिक्स की बात करें तो ये फॉलो करते हैं सैचुरेशन काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। ठीक, तो अभी हम सैचुरेशन काइनेटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है इसकी रेट कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, हाउ वी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसकी रेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसको एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के साथ लिंक करके समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जिस काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट वही काइनेटिक्स यहाँ पे कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी फॉलो करता है। ठीक है, तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को हम लोग बेस बना के इसकी काइनेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, इस सैचुरेशन काइनेटिक्स को समझने की। तो कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की काइनेटिक्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सिंपल डिफ्यूजन की
तो सिंपल डिफ्यूजन के रेट की अगर हम लोग बात करें, रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन की सबसे पहले थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। अगर हम इसकी रेट की बात करें तो इसकी रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे इसकी रेट डिपेंड करती है पूरी। ठीक है, अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है तो जाहिर सी बात है रेट हाई होगी। ठीक है, जिस तरफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उस तरफ से दूसरी तरफ जो ट्रांसपोर्ट की रेट होगी वो हमेशा हाई होगी। इसीलिए कहा जाता है जो सिंपल डिफ्यूजन होता है वो नॉन सैचुरेबल होता है, नॉन सैचुरेबल। ठीक, ये नॉन सैचुरेबल तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की, तो मैंने कहा कि वो सैचुरेशन काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, सैचुरेशन काइनेटिक्स का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की या पर्टिकुलर सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करें, ठीक है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर सॉल्यूट है जिसको मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड पे आना है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए जितने भी कैरियर्स मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, जब उन सारे के सारे कैरियर्स की बाइंडिंग साइड से सॉल्यूट्स जाकर के अटैच हो जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी साइड्स हैं सब बाइंडिंग है, तो मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स वहां से बाइंड है, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाइंड है उतनी तेजी से उनका ट्रांसपोर्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने कहा कि सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। सैचुरेशन का मतलब यही होता है कि जितने भी कैरियर्स हैं वो सारे के सारे किसी न किसी सॉल्यूट से बाइंडेड है। ठीक है, तो इसी काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा, एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, मान ली एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक बेसिक व्यू आपको देता हूँ। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करें तो होता क्या है, वहां पे एक कोई सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, एक सबस्ट्रेट होता है और वो चेंज होता है किसमें, प्रोडक्ट में। ठीक है, एक सबस्ट्रेट है वो चेंज होता है प्रोडक्ट में, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है एक एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हुआ, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि एक सॉल्यूट है जो कि मेम्ब्रेन के एक साइड पे प्रेजेंट है। ये मान लीजिए एक प्लाज्मा, एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इस मेम्ब्रेन का आउटसाइड है और ये इस मेम्ब्रेन का इनसाइड है या साइटोसोल। ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर टाइप का सॉल्यूट है, मान लीजिए वो यहाँ मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और इसको आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ पे और जब ये यहाँ पे इनसाइड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं एस आउट से। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस इन से। ठीक है, सॉल्यूट इनसाइड और सॉल्यूट आउटसाइड। ठीक है, इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या हो गया हमारा, क्योंकि ये बाहर से अंदर की तरफ जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट हो गया है। सॉल्यूट का जो आउटसाइड वाला पोर्शन है, सॉल्यूट आउट, ये हमारा हो जाएगा सबस्ट्रेट। ठीक है, और जो सॉल्यूट इन है ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट। और इस सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करने में जो हमारी प्रोटीन इन्वॉल्व है, ये प्रोटीन जो है हमारा ट्रांसपोर्टर है, ये हमारा एंजाइम हो जाता है। अगर हम इस तरह से इस चीज को समझना चाहें तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, हमारा आउटसाइड वाला जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या हो गया सबस्ट्रेट, इनसाइड वाला क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट हो गया, और हमारा जो ट्रांसपोर्टर है वो एंजाइम है। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन की रेट को डिफाइन करना चाहें, तो अगर हम इस रिएक्शन की रेट को डिफाइन करना चाहें इसका एग्जांपल लेके, तो हम लोग देखेंगे कि जैसी इक्वेशन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस फॉलो करती हैं, बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन ये कैरियर मीडिएटेड जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कैरियर मीडिएटेड जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, सेम वही काइनेटिक्स फॉलो करता है। मतलब अगर हम इसके रिएक्शन की रेट को डिटरमिन करने जाएं और हम लोग ये माने कि आउटसाइड पोर्शन पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें, तो वहां पे हम लोग पाते हैं कि जो ग्राफ बनता है उसका जो कर्व आता है वो बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन वाला जो कर्व आता है, दैट इज हाइपरबोलिक, बिल्कुल हाइपरबोलिक कर्व आता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेम्ब्रेन के आउटसाइड में सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है
तो जो कैरियर मेडिएटेड सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट होता है वो बिल्कुल वही काइनेटिक्स फॉलो करता है जो कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो सिमिलर काइनेटिक्स फॉलो करता है जैसा कि एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है जो कि लगभग माइकलिस मेंटन के इक्वेशन के जैसी ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं V इक्वल टू वी मैक्स एस आउट डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस आउट। इस चीज को हम लोग एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के बारे में जब स्टडी करेंगे तो वहां पे मैं इस चीज को डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो बिल्कुल सिमिलर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो काइनेटिक्स फॉलो करती है उसी काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे वी मैक्स जो है वो मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिनोट कर रहा है। केएम सॉल्यूट का वो कंसंट्रेशन है जहां पर हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन अचीव हो जाता है। ठीक है, ठीक हैज बीन रीच्ड। उसके बाद एस आउट जो होता है वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल, वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है जो कि सेल के आउटसाइड है। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट करके भी दिखाया है। अगर आप सिंपल डिफ्यूजन के ग्राफ की बात करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आता है, आप कहें डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्लॉट की तो वो ऑलवेज क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है। हाइपरबोलिक होता है, वो हाइपरबोलिक होता है। हाइपरबोलिक यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को दिखा रहे हैं और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन जब शुरू होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जहां पर अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर रहा है वहां पर हो क्या रहा है, जब अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर रीच कर रहा है तो वहां पर जितने भी कैरियर की सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स हैं सबसे कुछ न कुछ सॉल्यूट जो है जाकर के वहां पे बाइंड हो रखा है। इसीलिए उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन की रेट है वो मैक्सिमम है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। यहाँ पे सारे कैरियर्स क्या हैं, सैचुरेटेड हैं। सारे कैरियर्स क्या हैं, वो सॉल्यूट से बाइंडेड हैं, वो सैचुरेटेड हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई जो कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसके काइनेटिक्स की। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम कुछ एग्जांपल के साथ कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे। वहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा, जैसे कि ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इरिथ्रोसाइट्स में, या फिर हम बात करें मसल सेल्स में, वहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कि वहां पे कौन कौन से कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितने टाइप के कैरियर्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो भी एक तरह का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स को खत्म करने के बाद हम लोग आयन चैनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।